आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 3 नादान दोस्त इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर करवाएंगे। तो देखिए कहानी से प्रश्न नंबर पहला है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? उत्तर देखिए, केशव और श्यामा के मन में अंडों को लेकर तरह तरह के सवाल उठते थे। जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, आदि। इन सवालों का जवाब देने के लिए घर में किसी के पास समय नहीं था, क्योंकि अम्मा घर के कामों में लगी रहती थी और बाबूजी पढ़ने लिखने में लगे रहते थे। इसलिए वे दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। प्रश्न नंबर दूसरा है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? उत्तर, केशव ने श्यामा से चिथड़े इसलिए मंगाए क्योंकि वो अंडों को आरामदायक गद्दी में रखना चाहते थे। धूप से बचाने के लिए टोकरी एवं उनकी भूख प्यास मिटाने के लिए दाना पानी मंगाकर कार्निस पर रखें ताकि वो अंडों की हिफाजत कर सकें। प्रश्न नंबर तीसरा, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों के साथ नादानी की थी, क्योंकि नादानी के कारण ही उन्होंने अंडों को हाथ से छू लिया था, जिसके कारण चिड़िया उन्हें नहीं सहती और उन्हें नीचे गिरा देती है। अब देखिए कहानी से आगे, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? उत्तर है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में यह अनुमान लगाया कि अब जरूर अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, और यदि बच्चे निकल आएंगे तो चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी, बेचारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। यही अनुमान लगाकर उन्होंने बच्चों के लिए दाना पानी रखा। उसकी जगह अगर हम होते तो हम भी वही करते जो केशव और श्यामा ने किया था। प्रश्न नंबर दूसरा है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? उत्तर है, माँ के सोते ही दोनों दोपहर में चिड़िया के अंडों की हिफाजत करने के लिए टोकरी व दाना पानी रखने के लिए बाहर निकल आए थे। माँ की पिटाई के डर के कारण दोनों में से किसी ने भी किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। प्रश्न नंबर तीसरा है, प्रेमचंद्र ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम उसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर, इस कहानी में बच्चों की नादानियों को देखते हुए इसका शीर्षक हम बचपन की नादानी रखना चाहेंगे। अब देखिए भाषा की बात। भाषा की बात में प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, नीचे प्रेमचंद्र की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। तो देखिए विराम चिन्ह है, उसी जगह एक खोंचे वाला जाता दिखाई दिया, पूर्ण विराम। 11 बज चुके थे, पूर्ण विराम। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, पूर्ण विराम। पंडित जी ने बुलाया, अल्प विराम। खोंचे वाले में ये है, खोंचे वाले में विस्मयादिबोधक शब्द, विस्मयादिबोधक चिन्ह है। खोंचे वाले कहिए, अल्प विराम, क्या दूं? यह है प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर इसको ब्रैकेट भी इसका बंद किया गया है, ठीक है। दोहरा अवतरण चिन्ह को बंद कर दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया है। भूख लगाई ना, पूर्ण विराम। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, अल्प विराम। आपका हमारा, आपका हमारा आपका नहीं, मोटे राम, निर्देशक चिन्ह। फिर दोहरा अवतरण चिन्ह है, अबे, अल्प विराम। क्या कहता है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। यहाँ क्या किसी साधु से कम है, पूर्ण विराम। चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख ना लगे, पूर्ण विराम। मुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, पूर्ण विराम। देखूं तो, अल्प विराम।
वहाँ क्या रेंग रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे भय होता है, पूर्ण विराम है, और ये दोहरा अवतरण चिन्ह जो है वो बंद है। इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी पे भी लिखना है। विराम चिन्ह जहाँ मैंने जैसे लगाए हैं वहाँ आपको भी वैसे ही लगाने हैं। अब देखिए इसी पाठ के शब्दार्थ हैं। शब्द है कार्निश। कार्निश का मतलब होता है दीवार की कंगनी या छज्जा। सोटी छोटी छड़ी, पेचीदा मुश्किल, सुध याद, जिज्ञासा जानने की इच्छा, अधीर व्याकुल या बेचैन, हिफाजत रक्षा करना, उधेड़बुन समस्या का हल खोजना, कसूर गलती, लू गर्मी के दिनों में चलने वाली गर्म हवा। इसके बाद देखिए आपको मैंने कुछ गृह कार्य भी दिया है। जैसे भाषा की बात में पहला है, देखिए श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। तो देखिए मैंने करके दिया हुआ है। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो ये है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको कौन सा बताया था? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। इसके नीचे अंडरलाइन है, रेखांकित किया हुआ है ना। तो रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं। इसी लिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। यह आपका गृह कार्य है, आपको अपने से करना है। तीसरे नंबर पे देखिए, केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबराकर बोला। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे क्रिया हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया के से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करो। ठीक है, तो आप भी 5 क्रिया विशेषण बनाइएगा और उनको वाक्य में प्रयोग करना है। ऊपर वाले में आपको गुणवाचक विशेषण के लगाकर वाक्य बनाने हैं और नीचे वाले में आपको क्रिया विशेषण शब्द बनाने हैं 5। तो ये 2 आपका होमवर्क है, तो इसको भी आप कॉपी में करके भेजिएगा। धन्यवाद।